चलिए हम लोग ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस का डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा लिविंग वर्ल्ड फैसिनेटिंगली डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न लेवल्स की इन्वेस्टिगेशन द्वारा लिविंग वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सकते हैं। चलिए बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को बताइए। जी हाँ, मैक्रो मॉलिक्यूल्स से सेल्स, सेल्स से टिश्यूज से ऑर्गन्स से इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स से पॉपुलेशन से कम्युनिटीज से इकोसिस्टम से बायोम्स, यह बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ, मैक्रो मॉलिक्यूल्स से सेल्स, सेल्स से टिश्यूज से ऑर्गन्स से इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स से पॉपुलेशन से कम्युनिटीज से इकोसिस्टम से बायोम्स, यह बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लेवल पर हमारे मन में दो क्वेश्चंस उठ सकते हैं। एग्जाम्पल, जब हम गार्डन में सुबह बुलबुल की गाती सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है, बर्ड्स कैसे गाती है, या बर्ड्स क्यों गाती है, कैसे, यानी कि हाउ वाले क्वेश्चंस में प्रोसेस की मैकेनिज्म का पता चलता है। क्यों, यानी कि वाई वाले क्वेश्चन में प्रोसेस की सिग्निफिकेंस का पता चलता है। पहले क्वेश्चन का आंसर बर्ड में वॉइस बॉक्स और वाइब्रेटिंग बोन का ऑपरेशन हो सकता है। दूसरे क्वेश्चन के आंसर में कह सकते हैं कि ब्रीडिंग के सीजन में बर्ड्स को अपने मेट से कम्युनिकेशन की आवश्यकता हो सकती है। रात को खिलने वाले फ्लावर्स कैसे होते हैं और क्यों होते हैं? जी हाँ, रात को खिलने वाले फ्लावर्स वाइट होते हैं क्योंकि वाइट कलर लाइट का प्योर रिफ्लेक्टर होता है। इससे ये वाइट फ्लावर्स पॉलिनेटर्स द्वारा नाइट में आसानी से पहचाने जाते हैं। जब आप ऑब्जर्व करेंगे नेचर को अराउंड यू with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of types. Why are night blooming flowers are generally white? How does the bee know which flower has nectar? Why does cactus have so many thorns? How does the chick aspires recognize her own mother? And so on. बताइए, वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जनरली वाइट? जी हाँ, रात को खिलने वाले फ्लावर्स वाइट होते हैं क्योंकि वाइट कलर लाइट का प्योर रिफ्लेक्टर होता है। इससे ये वाइट फ्लावर्स पॉलिनेटर्स द्वारा नाइट में आसानी से पहचाने जाते हैं। जी हाँ, रात को खिलने वाले फ्लावर्स वाइट होते हैं क्योंकि वाइट कलर लाइट का प्योर रिफ्लेक्टर होता है। इससे ये वाइट फ्लावर्स पॉलिनेटर्स द्वारा नाइट में आसानी से पहचाने जाते हैं। हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर? जी हाँ, नेक्टर वाले फ्लावर एक डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जिससे बी इन फ्लावर्स को पहचानती है। जी हाँ, नेक्टर वाले फ्लावर एक डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जिससे बी इन फ्लावर्स को पहचानती है। वाई डज कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न्स?
जी हाँ, कैक्टस में कई थॉर्न पाए जाते हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर का लॉस कम हो जाता है। जी हाँ, कैक्टस में कई थॉर्न पाए जाते हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर का लॉस कम हो जाता है। हाउ डज द चिक एस्पुर्स रिकॉग्नाइज हर ओन मदर? जी हाँ, चिक्स अपने माँ को मैनुअली इम्प्रिंटिंग के द्वारा पहचानते हैं। जी हाँ, चिक्स अपने माँ को मैनुअली इम्प्रिंटिंग के द्वारा पहचानते हैं। बताइए इकोलॉजी किसको कहते हैं? जी हाँ, अमोंग ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिज्म तथा फिजिकल यानी कि एन एबायोटिक इन्वायरमेंट के बीच इंटरेक्शंस की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। जी हाँ, इकोलॉजी इज बेसिकली concerned with four levels of biological organization: organisms, population, communities and biomass. जी हाँ, इकोलॉजी इज बेसिकली concerned with four levels of biological organization: organisms, population, communities and biomass. In this chapter, we explore ecology at organismic and population levels. रिवाइज कीजिए 13.1 ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट को। ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर इकोलॉजी क्या है? जी हाँ, ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर इकोलॉजी एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि विभिन्न ऑर्गेनिजम्स सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए अपने इन्वायरमेंट के प्रति कैसे अडॉप्ट हो जाते हैं। जी हाँ, इकोलॉजी at the organismic level is essentially physiological ecology which tries to understand how different organisms are adapted to their environments in terms of not only survival but also reproduction. जी हाँ, ecology at the organismic level is essentially physiological ecology which tries to understand how different organisms are adapted to their environments in terms of not only survival but also reproduction. बताइए एनुअल वेरिएशन का कारण क्या है? जी हाँ, अर्थ का सूर्य के चारों ओर रोटेशन तथा इसकी एक्सिस का झुकाव एनुअल वेरिएशन का कारण है, जिसके फलस्वरूप डिस्टिंक्ट सीजन बनता है। ये वेरिएशंस और प्रिसिपिटेशन मिलकर प्रमुख बायोम का निर्माण करते हैं। जैसे जी हाँ, अर्थ का सूर्य के चारों ओर रोटेशन तथा इसकी एक्सिस का झुकाव एनुअल वेरिएशन का कारण है, जिसके फलस्वरूप डिस्टिंक्ट सीजन बनता है। ये वेरिएशंस और प्रिसिपिटेशन मिलकर प्रमुख बायोम का निर्माण करते हैं, जैसे डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट और टुंड्रा। जी हाँ, rotation of our planet around the sun and the tilt of its axis cause annual variation in the intensity and duration of temperature, resulting in distinct seasons. These variations, together with annual variation in precipitation, account for formation of major biomes such as desert, rainforest, and tundra. बताइए प्रिसिपिटेशन में क्या-क्या शामिल है?
जी हाँ, प्रिसिपिटेशन में रेन और स्नो दोनों शामिल है। जी हाँ, प्रिसिपिटेशन includes both rain and snow। जी हाँ, precipitation includes both rain and snow। चलिए फिगर 13.1 बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन को कम से कम 20 से 30 बार बनाइए। चलिए डेजर्ट का मीन एनुअल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और मीन एनुअल प्रिसिपिटेशन सेंटीमीटर में बताइए। ग्रासलैंड का मीन एनुअल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और मीन एनुअल प्रिसिपिटेशन सेंटीमीटर में बताइए। अब टेम्परेट फॉरेस्ट का मीन एनुअल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और मीन एनुअल प्रिसिपिटेशन सेंटीमीटर में बताइए। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मीन एनुअल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और मीन एनुअल प्रिसिपिटेशन सेंटीमीटर में बताइए। कॉनिफेरस फॉरेस्ट का मीन एनुअल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और मीन एनुअल प्रिसिपिटेशन सेंटीमीटर में बताइए। आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा में मीन एनुअल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और मीन एनुअल प्रिसिपिटेशन सेंटीमीटर में बताइए। बताइए क्या प्रत्येक बायोम के अंदर हैबिटेट की वाइड वैरायटी के लिए कौन जिम्मेदार है? जी हाँ, प्रत्येक बायोम के अंदर हैबिटेट्स की वाइड वैरायटी के लिए रीजनल और लोकल वेरिएशंस जिम्मेदार होता है। जी हाँ, रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस within each biome lead to the formation of a wide variety of habitats। जी हाँ, रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस within each biome lead to the formation of a wide variety of habitats। अर्थ पर जीवन कुछ फेवरेबल हैबिटेट्स में ही नहीं बल्कि एक्सट्रीम और हार्श यानी कि कठोर हैबिटेट्स में भी है। कुछ हार्श हैबिटेट्स का नाम बताइए। जी हाँ, अर्थ पर जीवन कुछ फेवरेबल हैबिटेट्स में ही नहीं बल्कि एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट्स में भी है। हार्श हैबिटेट्स जैसे स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट, परपेचुअली रेन शॉक्ड मेघालय फॉरेस्ट यानी कि निरंतर वर्षा से भीगे मेघालय फॉरेस्ट, डीप ओशियन ट्रेंचेस यानी कि गहरी समुद्र खाइयाँ, टॉरेंशियल स्ट्रीम्स यानी कि प्रचंड धाराएं, परमाफ्रोस्ट पोलर रीजन यानी कि स्नो लैडेन, हाई माउंटेन टॉप्स, बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग्स, स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स। हमारी इंटेस्टाइन भी माइक्रोब्स की हजारों स्पीशीज के लिए यूनिक हैबिटेट है। जी हाँ, इवन आवर इंटेस्टाइन इज अ यूनिक हैबिटेट फॉर hundreds of species of microbes। चलिए फिगर 13.2 का माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए क्या आपके माइंड में मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया में ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का फिगर आ रहा है?
डेसिडुअस फॉरेस्ट का, डेजर्ट का, सी कोस्ट का। फिर से बताइए, क्या आपके माइंड में मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया में ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का फिगर आ रहा है? डेसिडुअस फॉरेस्ट का, डेजर्ट का, सी कोस्ट का। विभिन्न हैबिटेट्स की फिजिकल और केमिकल कंडीशंस में अधिक वेरिएशन के की एलिमेंट्स क्या हैं? व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट लीड टू so such variation in the physical and chemical conditions of different habitats? जी हाँ, टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सोयल सबसे महत्वपूर्ण है जो विभिन्न हैबिटेट्स की फिजिकल और केमिकल कंडीशन में अधिक वेरिएशन के की एलिमेंट हैं। जी हाँ, टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सोयल सबसे महत्वपूर्ण है जो विभिन्न हैबिटेट्स की फिजिकल और केमिकल कंडीशन में अधिक वेरिएशन के की एलिमेंट हैं। जी हाँ, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सोइल। बताइए, क्या फिजियोकेमिकल यानी कि ये बायोटिक कंपोनेंट्स अकेले किसी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को पूरी तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं? जी हाँ, एबायोटिक यानी कि फिजियो केमिकल कंपोनेंट्स अकेले किसी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को पूरी तरह कैरेक्टराइज नहीं करते हैं। हैबिटेट में बायोटिक कंपोनेंट्स भी शामिल होते हैं, जैसे पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स एंड competitors of the organism with which they interact constantly। जी हाँ, बायोटिक कंपोनेंट्स में पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स और कॉम्पिटिटर्स आते हैं जिनसे ऑर्गेनिज्म लगातार इंटरैक्ट करता है। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा अपने हैबिटेट को सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के अनुकूल बनाने के लिए ऑर्गेनिज्म ने किसको विकसित किया है? जी हाँ, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा अपने हैबिटेट को सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के अनुकूल बनाने के लिए ऑर्गेनिज्म ने एडाप्टेशंस को विकसित किया है। जी हाँ, the organism had through natural selection evolved adaptations to optimize its survival and reproduction in its habitat। बताइए, कौन टुगेदर कंप्राइज करता है नीके को? जी हाँ, each organisms के पास an invariably defined range of conditions होता है that it can tolerate diversity in the resources it utilizes and a distinct functional role in a ecological system। All these together comprise its निके। जी हाँ, each organisms के पास an invariably defined range of conditions होता है जिसे ये टोलरेट कर सकते हो। रिसोर्सेज में डाइवर्सिटी जो या यूटिलाइज करते हैं एंड अ डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। ऑल दीज टुगेदर कंप्राइज करता है इट्स निके को। रिवाइज कीजिए 13.1.1 मेजर एबायोटिक फैक्टर्स को। चलिए, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स में रिवाइज कीजिए टेम्परेचर को। बताइए, क्या टेम्परेचर मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है? जी हाँ,
टेम्परेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है। जी हाँ, टेम्परेचर यह इकोलॉजिकली सबसे योग्य इन्वायरमेंटल फैक्टर है। हम जानते हैं कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर सीजन के अनुसार बदलता है। इक्वेटर से पोल की ओर तथा प्लेन से माउंटेन की टॉप की ओर टेम्परेचर प्रोग्रेसिवली घटता है। पोलर एरिया और हाई एल्टीट्यूड में टेम्परेचर सब जीरो से लेकर समर में ट्रॉपिकल डेजर्ट में मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर सीजन के अनुसार बदलता है। इक्वेटर से पोल्स की ओर तथा प्लेन से माउंटेन के टॉप की ओर टेम्परेचर प्रोग्रेसिवली घटता है। पोलर एरिया और हाई एल्टीट्यूड में टेम्परेचर सब जीरो से लेकर समर में ट्रॉपिकल डिजर्ट में मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्या थर्मल स्प्रिंग और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स जैसे यूनिक हैबिटेट में एवरेज टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है? जी हाँ, थर्मल स्प्रिंग और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स जैसे यूनिक हैबिटेट में एवरेज टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। बताइए, क्या कनाडा और जर्मनी जैसे टेम्परेट कंट्री में मैंगो ट्री ग्रो करते हैं? जी हाँ, मैंगो ट्री कनाडा और जर्मनी जैसे टेम्परेट कंट्री में ग्रो नहीं करते नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, मैंगो ट्री कनाडा और जर्मनी जैसे टेम्परेट कंट्री में ग्रो नहीं करते नहीं कर सकते हैं। बताइए, क्या स्नो लियोपार्ड केरला की फॉरेस्ट में मिलता है? जी नहीं, स्नो लियोपार्ड्स केरला के फॉरेस्ट में नहीं मिलता है। जी नहीं, स्नो लियोपार्ड्स केरला के फॉरेस्ट में नहीं मिलता है। बताइए, टूना फिश रेयरली कहाँ पकड़ी जाती है? जी हाँ, टूना फिश ओशियन में ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के आगे रेयरली पकड़ी जाती है। जी हाँ, टूना फिश ओशियन में ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के आगे रेयरली पकड़ी जाती है। बताइए, क्या टेम्परेचर एंजाइम्स की काइनेटिक्स को प्रभावित करता है और इसके द्वारा यह ऑर्गेनिज्म के बेसल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी और अन्य फिजियोलॉजिकल फंक्शन को प्रभावित करता है? जी हाँ, टेम्परेचर एंजाइम्स की काइनेटिक्स को प्रभावित करता है और इसके द्वारा यह ऑर्गेनिज्म के बेसल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी और अन्य फिजियोलॉजिकल फंक्शन को प्रभावित करता है। जी हाँ, टेम्परेचर अफेक्ट्स द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स एंड थ्रू इट द मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। यूरीथर्मल किसको कहते हैं? जी हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर के वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं। इनको यूरीथर्मल कहते हैं। जी हाँ, ए फ्यू ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। दे आर कॉल्ड यूरीथर्मल। एस्टिनोथर्मल किसको कहते हैं? जी हाँ,
अधिकांश ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर की नैरो रेंज में ही रहते हैं। इनको एस्टिनोथर्मल कहते हैं। जी हाँ, ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर restricted to a narrow range of temperature. Such organisms are called एस्टिनोथर्मल। विभिन्न स्पीसीज का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन काफी हद तक किस पर डिपेंड करता है? जी हाँ, विभिन्न स्पीसीज का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन काफी हद तक उनकी थर्मल टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। जी हाँ, दी लेवल्स ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू ए लार्ज एक्सटेंट देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आप कुछ यूरोथर्मल और एस्टिनोथर्मल एनिमल्स और प्लांट्स के नाम जानते हैं? जी हाँ, ट्राइकोडेस्मिया एक यूरीथर्मल प्लांट है। जी हाँ, ट्राइकोडेस्मिया एक यूरीथर्मल प्लांट है। जी हाँ, ट्राइकोडेस्मिया एक यूरीथर्मल प्लांट है। रिसेंट ईयर्स में एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर की ग्रेजुअल वृद्धि चिंता का विषय है। क्या इससे कुछ स्पीसीज की डिस्ट्रीब्यूशन रेंज प्रभावित होगी? In recent years, there has been a growing concern about the gradual increasing average global temperatures. If this trend continues, would you expect the distributional range of some species to be affected? रिवाइज कीजिए वाटर को। टेम्परेचर के बाद ऑर्गेनिज्म की लाइफ को प्रभावित करने वाला इम्पोर्टेंट फैक्टर वाटर है। वास्तव में लाइफ की ओरिजिन पानी में हुई और यह बिना पानी के अनसस्टेनेबल होती है। डेजर्ट में पानी बहुत लिमिटेड होता है, इसलिए केवल स्पेशल एडाप्टेशन द्वारा वहां रहना संभव है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, टेम्परेचर के बाद ऑर्गेनिज्म की लाइफ को प्रभावित करने वाला इम्पोर्टेंट फैक्टर वाटर है। वास्तव में लाइफ की ओरिजिन पानी में हुई और यह बिना पानी के अनसस्टेनेबल होती है। डिजर्ट में पानी बहुत लिमिटेड होता है, इसलिए केवल स्पेशल एडाप्टेशन द्वारा वहाँ रहना संभव है। जी हाँ, वाटर इज another the most important factor influencing the life of organisms. In fact, life on Earth originated in water and is unsustainable without water. Its availability is so limited in a desert that only a special adaptation make it possible for organism to live there. क्या प्लांट की प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन भी पानी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है? ओशियन, लेक्स और रिवर्स में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, प्लांट की प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन भी पानी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है। ओशियंस, लेक्स और रिवर्स में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज ऑल्सो heavily dependent on water. You might think that organisms living in ocean, lakes, and rivers should not face any water-related problems, but it is not true. एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर की क्वालिटी यानी कि केमिकल कंपोजिशन पीएच इम्पोर्टेंट होती है। साल्ट की कंसंट्रेशन बताइए इनलैंड वाटर में, सी में और हाइपर सैलाइन लैगून्स में। जी हाँ, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर की क्वालिटी यानी कि केमिकल कंपोजिशन पीएच इंपॉर्टेंट होती है। साल्ट की कंसंट्रेशन
इनलैंड वाटर में 5 से कम होती है। सी में 30 टू 35 होती है, यानी कि सी में 30 से 35 होती है। हाइपरसलाइन लैगून्स में 100 से अधिक। साल्ट की कॉन्सनट्रेशन इनलैंड वाटर में 5 से कम होती है। सी में 30 टू 35 होती है, यानी कि सी में 30 से 35 होती है। हाइपरसलाइन लैगून्स में 100 से अधिक। साल्ट की कॉन्सनट्रेशन इनलैंड वाटर में 5 से कम होती है। सी में 30 टू 35 होती है, यानी कि सी में 30 से 35 होती है। हाइपरसलाइन लैगून्स में 100 से अधिक। जी हाँ, फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स द क्वालिटी यानी कि केमिकल कंपोजिशन पीएच ऑफ वाटर बिकम्स इम्पोर्टेंट। द साल्ट कंसंट्रेशन that is measured as salinity in a parts per thousands is less than 5 in inland waters, 30 to 35 in the sea, and more than 100 in some hypersaline lagoons. जी हाँ, फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स द क्वालिटी यानी कि केमिकल कंपोजिशन पीएच ऑफ वाटर बिकम्स इम्पोर्टेंट। द साल्ट कंसंट्रेशन that is measured as salinity in a parts per thousands is less than 5 in inland waters, 30 to 35 in the sea, and more than 100 in some hypersaline lagoons. कई फ्रेश वाटर एनिमल्स समुद्री पानी में और समुद्री एनिमल्स फ्रेश वाटर में लंबे समय तक नहीं रह सकते। क्यों? जी हाँ, कई फ्रेश वाटर एनिमल्स समुद्री पानी में और समुद्री एनिमल्स फ्रेश वाटर में लंबे समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, मेनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लाइव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स दे वुड फेस। यूरो हेलाइन किसको कहते हैं? जी हाँ, कुछ ऑर्गेनिजम्स वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज के लिए टॉलरेंट होते हैं। इनको यूरी हेलाइन कहते हैं। जी हाँ, कुछ ऑर्गेनिजम्स वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज के लिए टॉलरेंट होते हैं। इनको यूरी हेलाइन कहते हैं। जी हाँ, कुछ ऑर्गेनिजम्स वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज के लिए टॉलरेंट होते हैं। इनको यूरी हेलाइन कहते हैं। एस्टिनो हेलाइन किसको कहते हैं? जी हाँ, जो ऑर्गेनिजम्स टॉलरेंट होते हैं नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज के लिए, उनको एस्टिनो हेलाइन कहते हैं। जी हाँ, जो ऑर्गेनिजम्स टॉलरेंट होते हैं नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज के लिए, उनको एस्टिनो हेलाइन कहते हैं। जी हाँ, जो ऑर्गेनिजम्स टॉलरेंट होते हैं नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज के लिए, उनको एस्टिनो हेलाइन कहते हैं। रिवाइज कीजिए लाइट को। बताइए, क्या फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट इम्पोर्टेंट होती है? फॉरेस्ट्स में टॉल व कैनोपी वाले पेड़ों की छाया में लगातार रहने वाले छोटे पौधे यानी कि हर्ब्स और श्रब्स कम प्रकाश में फोटोसिंथेसिस के लिए अडॉप्ट हो जाते हैं। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट इम्पोर्टेंट होती है। फॉरेस्ट्स में टॉल व कैनोपी वाले पेड़ों की छाया में लगातार रहने वाले छोटे पौधे यानी कि हर्ब्स और श्रब्स कम प्रकाश में फोटोसिंथेसिस के लिए अडॉप्ट हो जाते हैं। जी हाँ, since plants produce food through photosynthesis, a process which is only possible when sunlight is available as a source of energy. We can quickly understand the importance of light for living organisms, particularly
autotrophs. Many species of small plants, that is herbs and shrubs, growing in a forest are adapted to photosynthesis optimally under very low light condition because they are constantly overshadowed by tall canopy trees. बताइए क्या बहुत से पौधों में फ्लावरिंग के लिए निश्चित फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है, इसलिए वे लाइट पर डिपेंड रहते हैं। जी हाँ, बहुत से पौधे में फ्लावरिंग के लिए निश्चित फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है, इसलिए वे लाइट पर डिपेंडेंट रहते हैं। जी हाँ, मैंने प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। एनिमल्स लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन में वेरिएशन को फॉरेजिंग यानी कि चारों की खोज, रिप्रोडक्टिव और माइग्रेटरी एक्टिविटीज में क्लूज यानी कि संकेत की तरह यूज करते हैं। लाइट की वेरिएशंस डायूरनल और सीजनल होती है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, एनिमल्स लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन में वेरिएशन को फॉरेजिंग यानी कि चारों की खोज, रिप्रोडक्टिव और माइग्रेटरी एक्टिविटीज में क्लूज यानी कि संकेत की तरह यूज करते हैं। लाइट की वेरिएशंस डाययूरनल और सीजनल होती है। जी हाँ, फॉर मेनी एनिमल्स टू लाइट इज इम्पोर्टेंट इन दैट दे यूज द डाययूरनल एंड सीजनल वेरिएशंस in light intensity and duration, that is photo period, as clues of timing their foraging, reproductive and migratory activities। लैंड पर लाइट और टेम्परेचर में क्लोज लिंक होते हैं क्योंकि दोनों का सोर्स सन है। ओशियन की गहराई यानी कि मोर देन 500 मीटर में एनवायरनमेंट निरंतर डार्क रहता है, अर्थात वहाँ सनलाइट नहीं पहुँचती है। तो वहाँ रहने वाले ऑर्गेनिज्म की एनर्जी का सोर्स क्या है? जी हाँ, लैंड पर लाइट और टेम्परेचर में क्लोज लिंक होते हैं क्योंकि दोनों का सोर्स सन है। ओशियन की गहराई यानी कि मोर देन 500 मीटर में इन्वायरमेंट निरंतर डार्क रहता है, अर्थात वहाँ सनलाइट नहीं पहुँचती है। तो वहाँ रहने वाले ऑर्गेनिज्म की एनर्जी का सोर्स मैराइन स्नो, वेल फॉल्स, केमोसिंथेसिस, हाइड्रोथर्मल वेंस एटसेट्रा है। जी हाँ, लैंड पर लाइट और टेम्परेचर में क्लोज लिंक होते हैं क्योंकि दोनों का सोर्स सन है। ओशियन की गहराई यानी कि मोर देन 500 मीटर में इन्वायरमेंट निरंतर डार्क रहता है, अर्थात वहाँ सनलाइट नहीं पहुँचती है। तो वहाँ रहने वाले ऑर्गेनिज्म की एनर्जी का सोर्स मैराइन स्नो, वेल फॉल्स, केमोसिंथेसिस, हाइड्रोथर्मल वेंस एटसेट्रा है। जी हाँ, the availability of light on land is closely linked with that of temperature since the sun is the source for both, but deep यानी कि more than 500 meter in the ocean the environment is dark and its inhabitants are not aware of existence of the celestial source of energy called sun. Then their source of energy is marine snow, whale falls, chemosynthesis, hydrothermal vents, etc. बताइए क्या सोलर रेडिएशन की स्पेशल क्वालिटी भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? क्या स्पेक्ट्रम का यूवी कंपोनेंट कई ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होता है? जी हाँ, सोलर रेडिएशन की स्पेशल क्वालिटी भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। स्पेक्ट्रम का यूवी कंपोनेंट
कई ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होता है। जी हाँ, द स्पेशल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। द यूवी component of the spectrum is harmful to many organisms। बताइए क्या ओशियन के विन विन गहराई में मिलने वाले मैराइन प्लांट्स के लिए विजिबल स्पेक्ट्रम के सभी कलर कंपोनेंट्स उपस्थित नहीं होते हैं। जी हाँ, ओशियन में विन विन गहराई में मिलने वाले मैराइन प्लांट्स के लिए विजिबल स्पेक्ट्रम के सभी कलर कंपोनेंट्स उपस्थित नहीं होते हैं। जी हाँ, नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम are available for marine plants living at different depth of the ocean। रेड, ग्रीन और ब्राउन अलगी में से कौन समुद्र के सबसे गहरे भाग में मिलेगी और क्यों? Among the red, green and brown algae, what inhabit the sea, which is likely to be found in the deepest water? Why? जी हाँ, रेड, ग्रीन और ब्राउन अलगी में से रेड अलगी समुद्र के सबसे गहरे भाग में मिलेगी और इसमें रेड पिगमेंट पाइकोएरिथ्रिन होता है। ये अलगी फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की केवल शॉर्ट वेवलेंथ का प्रयोग करते हैं, इसलिए रेड अलगी गहराई में मिलेंगे। जी हाँ, रेड, ग्रीन और ब्राउन अलगी में से रेड अलगी समुद्र के सबसे गहरे भाग में मिलेगी क्योंकि रेड अलगी में रेड पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन होता है। ये अलगी फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की केवल शॉर्ट वेवलेंथ का प्रयोग करती है, इसलिए रेड अलगी गहराई में मिलेगी। जी हाँ, रेड, ग्रीन और ब्राउन अलगी में से रेड अलगी समुद्र के सबसे गहरे भाग में मिलेगी क्योंकि रेड अलगी में रेड पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन होता है। ये अलगी फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की केवल शॉर्ट वेवलेंथ का प्रयोग करती है, इसलिए रेड अलगी गहराई में मिलेगी। रिवाइज कीजिए सॉइल को। विभिन्न स्थानों पर सॉइल का नेचर और प्रॉपर्टीज वैरी करती है। यह किन बातों पर डिपेंड करती है? जी हाँ, विभिन्न स्थानों पर सॉइल का नेचर और प्रॉपर्टीज वैरी करती है। यह निम्न बातों पर डिपेंड रहती है: क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस, वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री और डेवलपमेंट। जी हाँ, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट places vary। It is dependent on the climate, the weathering process, whether soil is transported or sedimentary, and how soil development occurred। चलिए, सॉइल की पर्कोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक बताइए। जी हाँ, सॉइल के पर्कोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स निम्न है: सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन। जी हाँ, सॉइल के पर्कोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स निम्न है: सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन। जी हाँ, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द soil such as soil composition, grain size and aggregation determine the percolation and water holding capacity of the soils। जी हाँ, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द soil such as soil composition, grain size and aggregation determine the percolation and water holding capacity of the soils। सॉइल के पर्कोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज और एग्रीगेशन है। क्या इन कैरेक्टरिस्टिक के साथ पीएच,
मिनरल कंपोजिशन और टोपोग्राफी जैसे पैरामीटर्स किसी एरिया की वेजिटेशन को काफ़ी सीमा तक डिटरमाइन करते हैं। जी हाँ, सॉइल के पर्कुलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज और एग्रीगेशन, इन कैरेक्टरिस्टिक के साथ पीएच, मिनरल कंपोजिशन और टोपोग्राफी जैसे पैरामीटर्स किसी एरिया की वेजिटेशन को काफ़ी सीमा तक डिटरमाइन करते हैं। जी हाँ, various characteristics of the soil such as soil composition, grain size and aggregation determine the percolation and water holding capacity of the soils. These characteristics along with the parameters such as pH, mineral composition and topography determine to a large extent the vegetation in any area. बताइए क्या सॉइल के पर्कुलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने वाले कैरेक्टरिस्टिक सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज और एग्रीगेशन, इन कैरेक्टरिस्टिक के साथ पीएच, मिनरल कंपोजिशन और टोपोग्राफी जैसे पैरामीटर्स किसी एरिया की वेजिटेशन को काफ़ी सीमा तक डिटरमाइन करते हैं और क्या इसके बाद यह सब मिलकर तय करते हैं कि उस एरिया में किस प्रकार के एनिमल्स को सपोर्ट किया जा सकता है। जी हाँ, सॉइल के पर्कुलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज और एग्रीगेशन, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पीएच, मिनरल कंपोजिशन और टोपोग्राफी जैसे पैरामीटर्स किसी एरिया की वेजिटेशन को काफ़ी सीमा तक डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद यह सब मिलकर तय करते हैं कि उस एरिया में किस प्रकार के एनिमल्स को सपोर्ट किया जा सकता है। जी हाँ, various characteristics of the soil such as soil composition, grain size and aggregation determine the percolation and water holding capacity of the soils. These characteristics, along with the parameters such as pH, mineral composition and topography, determine to a large extent the vegetation in any area. This in turn dictates the type of animals that can be supported. बताइए क्या सिमिलरली एक्वाटिक इन्वायरमेंट और सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पैराबैंथिक एनिमल्स के टाइप को डिटरमाइन करती है। जी हाँ, एक्वाटिक इन्वायरमेंट और सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पैराबैंथिक एनिमल्स के टाइप को डिटरमाइन करती है। जी हाँ, similarly in aquatic environment the sediment characteristics often determine the type of benthic animals that can thrive there। जी हाँ, similarly in aquatic environment the sediment characteristics often determine the type of benthic animals that can thrive there।